हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विकास सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हमने क्लास 11th की अकाउंटिंग शुरू करी है और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके अलावा अकाउंटिंग की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आज हम उसी वीडियो सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं, मतलब कि कितने टाइप्स के यूज़र्स होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ये सब हम इस चैप्टर में आज की वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे और इसके अलावा क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के होते हैं अकाउंटिंग के, वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है और उसमें मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे, जिसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स को, फिर हम उनको मेज़र करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई। मैंने इस टाइप के आपको 7 स्टेप बताए थे। उन 7 स्टेप से क्या होता है कि लास्ट तक आते आते हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती है, जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं। अकाउंटिंग क्या हुआ हमारा? अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है ये? क्योंकि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें मैंने जो आपको 7 स्टेप्स बताए, उनकी अल्टीमेट आउटकम क्या होती है कि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा और इसके अलावा आपकी क्या प्रिपेयर हो जाएगी? इसके अलावा आपकी प्रिपेयर हो जाएगी बैलेंस शीट। इसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं फिर डिफरेंट यूज़र्स को, और यूज़र्स कौन होते हैं वो अभी हम देखेंगे। ये क्या थी? इसकी आउटकम थी, अकाउंटिंग प्रोसेस की आउटकम थी। अब जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने परफॉर्म किया, आप देख सकते हो उससे एक सेपरेट स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी, मतलब एक इन्फॉर्मेशन का हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन आ चुका है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कंपनी के कितने प्रॉफिट हैं, कितने लॉस हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट हमें बताएगी कितने एसेट्स हैं उसके पास इस टाइम, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। और जब आप क्लास 12th में जाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और आइटम और आता है जिसको बोलते हैं हम कैश फ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बता रहा है कि कंपनी ने इस साल कितने प्रॉफिट अर्न किए, कितने लॉसेस अर्न किए। बैलेंस शीट क्या बता रही है? उसके पास कितने इस टाइम एसेट्स हैं, कितने रिसोर्सेज हैं। और लाइबिलिटीज़ क्या शो करते हैं कि उसको किन बंदों को अभी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, जो जिनसे उसने कर्ज लिया हुआ है। और इसके अलावा कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो होता है हमारा कि जो हमें ये दिखाता है कि पूरे साल भर में हमारे बिजनेस पे कितना कैश आया और हमने कहाँ कहाँ पर कैश स्पेंड किया। ये आउटकम होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटिंग हमें 3 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन देती है, इसलिए हम अकाउंटिंग को क्या बोल देते हैं? एज अ सोर्स, मतलब वो एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। अब जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ कौन कौन करते हैं? अब सारे के सारा ग्रुप, मतलब कि जिसमें सारे इंडिविजुअल्स थे, उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यूज़र का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा उसको हम बोल देते हैं यूज़र। अब सारे के सारे यूज़र्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 कैटेगरी है इंटरनल यूज़र की और नंबर 2 कैटेगरी है एक्सटर्नल यूज़र्स की। अब इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र क्या होते हैं? मतलब कि सारे यूज़र्स को हमने इन 2 कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया? अब वो इंडिविजुअल जिनके या तो कंपनी में डायरेक्ट इंटरेस्ट हो, डायरेक्ट इंटरेस्ट मतलब उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब जितने भी डे टू डे मैटर्स होते हैं, अगर उनमें उनकी डायरेक्ट इंटरेस्ट हो या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, या उनके पास कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स हो, मतलब कि जो गुप्त रिपोर्ट होती हैं जिनको हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिनके पास ये तीनों में से कुछ भी होता है, मतलब कि या तो उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा या उनके पास कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स होगी जो कि आउटसाइडर्स को ईजिली अवेलेबल नहीं होती, और या अगर उनके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती हैं। अगर इनमें से कोई भी, मतलब कि कोई भी यूज़र है, अगर उसका इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तब हम उसको क्लासीफाई करते हैं इंटरनल यूज़र। और अगर उस पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना तो उसका कुछ डायरेक्ट इंटरेस्ट है कंपनी में या किसी भी फॉर्म में, ना उसके पास कुछ इंटरनल रिपोर्ट है और ना ही उसके पास कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, तब हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं एक्सटर्नल यूज़र में। अब इंटरनल यूज़र्स में भी क्या क्या आता है? इंटरनल यूज़र्स में हमारे पास 3 टाइप के यूज़र्स आते हैं। फर्स्ट यूज़र कौन होते हैं? हमारे ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स हमारे वो होते हैं जो कि बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करते हैं? जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल। अब कोई भी बिजनेस शुरू करते हो आप, जो पैसा शुरुआत में लगाते हैं वो कौन लगाता है? जो उसका मालिक होता है। अब शुरुआत में ओनर क्या लगाएंगे? कैपिटल लगाएंगे। और ओनर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों देखते हैं? क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि उनकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उनको कितना लॉस हुआ है।
इसके अलावा इस टाइम उन पे एट प्रेजेंट कितने के एसेट्स हैं। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन देखना चाहता है, ओनर्स। और ओनर्स को ये इन्फॉर्मेशन कब पता लगेगी, जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा। इसके अलावा सेकंड यूज़र कौन होता है, हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या आते हैं, मैनेजमेंट में आते हैं तुम्हारे मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं, मैनेजर्स वो होते हैं जो कि या तो MBA वगैरह करने के बाद बनते हैं, CA CS ये सब करने के बाद आप मैनेजर्स वगैरह बनते हो। सो मैनेजमेंट में जैसे आपके आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो कि आप क्लास 12th में स्टडी करोगे बिजनेस मैनेजमेंट में। सो मैनेजमेंट किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मैनेजमेंट को चाहिए होती है क्योंकि मैनेजमेंट सब कुछ डिसीजन लेती है कि किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है, उनको क्या कॉस्ट आई है, इसके अलावा किस किस टाइप के वो प्रोडक्ट सेल करेंगे। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट को कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। अब इतने टाइप के डिसीज़न लेने हैं, सो मैनेजमेंट को क्या बोल लेंगे हम, इंटरनल यूज़र। क्योंकि मैनेजमेंट को किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि क्या प्राइस रखे, क्या क्या कॉस्ट आई हमारी प्रोडक्शन की, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कितने टाइप्स के और प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट लेती है आपके डिसीजन। सो मैनेजमेंट की होती है आपकी इंटरनल यूज़र। अब थर्ड इंटरनल यूज़र क्या आपका, इम्प्लॉयज़। इम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, इम्प्लॉयज़ को आप काफ़ी बार वर्कर्स भी बोल देते हो। ये किस टाइप की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग को यूज़ कर रहे हैं, ये किस टाइप की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये लेते हैं कि कंपनी कितना बोनस उनको डिक्लेयर कर सकती है। और इसके अलावा ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ये चेक कर सके कि जो कंपनी है वो कितनी सैलरीज पे कर रही है, मतलब किस एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं, अब आपको पता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, उनका एक प्रोविडेंट फंड नाम की एक चीज़ होती है जो कि उनका अमाउंट उनकी सैलरी से कट कर लिया जाता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अब जैसे आप अपने पापा वगैरह से पूछना, तो जो उनको सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रख लेती है और उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराती रहती है। मतलब जितना आपके पापा के अकाउंट से कटेगा उतना ही कंपनी अपनी तरफ से पे करती है। जब आपके फादर साहब रिटायर हो जाएंगे तब वो पेमेंट आपके फादर को कर दी जाती है। सो वर्कर ये भी देखते हैं कि जो कंपनी है वो टाइमली प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट भी करा रही है, नहीं करा रही, मतलब कि वो कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रही। सो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ये तीनों हैं हमारे इंटरनल यूज़र। ओनर किस लिए यूज़ कर रहे हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैपिटल वगैरह चेक करने की, क्योंकि ये कैपिटल लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए, एसेट्स लायबिलिटी चेक करने के लिए। मैनेजमेंट क्यों यूज़ करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्राइस चेक करने के लिए, कॉस्ट कितनी आई, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस प्रोसेस में है। सो ये सब इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट यूज़ करती है। और एम्प्लॉयज़ किस लिए यूज़ करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो जानना चाहते हैं कि कितना बोनस डिक्लेयर कर रही है कंपनी, क्या सैलरी पे हो रही है। और इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इन सब ये कंपनी डिडक्ट करती है उनका अमाउंट। सो ये अमाउंट प्रॉपरली यूटिलाइज भी हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इन तीनों को बोलते हैं हम इंटरनल यूज़र। अब देख लेते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र की, एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन आते हैं। अब लास्ट पेज पे हमने देखा था कि जिनके पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसको हम रखते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स की कैटेगरी में। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं हमारे बैंक्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स। सो बैंक्स में बेसिकली क्या होता है, बैंक होते हैं जो आपने अपने आसपास देखे होंगे, जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा आपने देखा होगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक। अब ये बैंक क्या करते हैं, ये बैंक देते हैं लोन। लोन कितने साल के लिए हो सकते हैं, 5 साल के लिए भी दे सकते हैं, 10 साल के लिए भी दे सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं और ये किस टाइप की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, मतलब किस टाइप की इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कि क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, कि जिस पार्टी को हम लोन देंगे वो हमारा लोन रीपे भी कर देगा या नहीं कर देगा। सो ये बेसिकली 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जिस पार्टी को हमने लोन पे किया है वो हमारा लोन रीपे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इनको मंथली पेमेंट करी जाती है इंटरेस्ट की, कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा लोन पे वो पार्टी जिसको हम लोन दे रहे हैं वो पे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो बैंक किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वो देखते हैं कि जिस कंपनी को या जिस सोल प्रोप्राइटर को हम लोन दे रहे हैं उसके पास कितने एसेट्स हैं, उसके कर्ज कितना है। सो ये सब देखकर वो क्या देते हैं, लोन देते हैं। अब सेकंड एक्सटर्नल यूज़र कौन हो गए, हमारे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर या तो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है या जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं हमें उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, मतलब कि अभी फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। सो इन्वेस्टर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जब अकाउंटिंग से
वो देखते हैं कि इस कंपनी का कितना प्रॉफिट और लॉस है, मतलब कि इस साल उसने कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया, पिछले 10 साल में कितना किया। सो ये किस कैटेगरी में आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं आपकी एक्सटर्नल यूज़र्स की कैटेगरी में। उसके बाद हमारे पास थर्ड यूज़र्स आते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं आपके जिन्होंने आपको क्रेडिट पे कुछ सप्लाई किया है। मोस्टली इसमें कौन आते हैं, मोस्टली इसमें आते हैं आपके सप्लायर्स, जो आपको क्रेडिट पे रॉ मटेरियल देते हैं, आपको क्रेडिट पे गुड्स देते हैं। अब क्रेडिटर्स की डेफिनेशन हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। तो अभी के लिए आप समझ के चलो बस क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो आपको क्रेडिट पे माल देते हैं। अभी किस टाइप की इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, मतलब कि ये किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें से। सो ये देखेंगे कि जो सप्लायर है, मतलब कि इस कंपनी के कितने ऑलरेडी सप्लायर हैं, ये उनको टाइमली पेमेंट भी कर पाती है नहीं, मतलब कि उसने पिछले जिनसे सप्लाई करवाया था, मतलब जिससे उसने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा होगा, कुछ उन्होंने डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं किया। सो क्रेडिटर्स हमारी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या आती है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जो अपने आसपास देखते हो। सो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों यूज़ करती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तो क्या चार्ज करती है, गवर्नमेंट एक तो चार्ज करती है टैक्स, और ऊपर से गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। सब्सिडी की होती है, अब कुछ कंसेशन देती है गवर्नमेंट, जैसे कि आपको एलपीजी सिलेंडर पे मिलती है। सो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करने के लिए और सब्सिडी देने के लिए किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देखती है, वो देखती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगले यूज़र कौन से हैं, हमारे कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं, आप जैसे जो कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूमर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों देखेंगे, कंज्यूमर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चेक करते हैं कि जो कंपनी उनसे प्राइस चार्ज कर रही है वो जेन्युइन भी है नहीं, मतलब ये तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, अब उसकी कॉस्ट तो आ रही है उनको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़, बट वो आपसे चार्ज कर रहे हैं 20 रुपीज़। सो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जो आपके कंज्यूमर हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी, एक्सटर्नल यूज़र की पब्लिक। पब्लिक में आती है जो आपके आसपास आपको नॉर्मल सोसाइटी दिखती है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अलाइव करते हैं। सो पब्लिक में वो सब आ जाते हैं। सो पब्लिक में आपकी जितनी भी सोसाइटी होती है वो सब हम कंसीडर करते हैं पब्लिक में। अब पब्लिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों यूज़ करती है, मतलब वो क्या क्या देखती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। इनकी रिक्वायरमेंट होती है, देखती है कि जो हमारी कंपनी है या जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है या जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने कितने इंडिविजुअल्स को जॉब ऑफर करी है। इसके अलावा वो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट, उससे कितना पोल्यूशन हो रहा है। सो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी कॉम्पिटिटर्स की। कॉम्पिटिटर्स जैसे आपने देखे होंगे, कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होगी, रिलायंस इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटर कौन है, टाटा। और इसके अलावा बिरला, जो आपने बड़े बड़े नेम सुने हैं। अब ये किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देखते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, ये देखते हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसने इस साल कितने प्रॉफिट अर्न किए, पिछले साल का उनका प्रॉफिट रेट क्या था, उनकी ग्रोथ का रेट क्या, मतलब कि इस साल अगर वो 8% से ग्रो करें हैं, लास्ट ईयर वो 10% से ग्रो किए थे, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, क्या क्या उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है। सो ये सब होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र। और इनको हमने एक्सटर्नल यूज़र में क्यों रखा, क्योंकि इनके पास कुछ भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इंटरनल इन्फॉर्मेशन किनके पास होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट 3 यूज़र्स बताए थे, ये है हमारे एक्सटर्नल यूज़र। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज़ करता है ये हमने देख लिया। अब हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं इसके, जैसे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, अब हम वो स्टडी कर लेते हैं। अब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को वो सेम कंसीडर करते हैं, बट आप इसमें डिफरेंस क्या, मतलब बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस क्यों, जैसे अकाउंटिंग फादर है और बुक कीपिंग क्या उसका बेटा है। सो अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अब हम इसको देख लेते हैं। मैंने जब आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी, मतलब जब मैंने आपको अकाउंटिंग पिछली क्लास में कराई थी, वहाँ पर मैंने बताया था कि अकाउंटिंग में हम 7 स्टेप परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई में क्या करते हैं हम, जो बिजनेस में डिफरेंट इवेंट्स ओक्यूर हुए हैं। इवेंट्स मतलब कि जैसे उन्होंने रॉ मटेरियल ख़रीदा
इसके बाद उन्होंने जैसे कि परचेज़ की, सेल की, सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको मनी टर्म्स में क्या कर देते हैं, मेज़र कर देते हैं। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और अगर बिजनेस काफ़ी बड़ा हो तब हम जर्नल को भी फर्दर सब जर्नल में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक। उसके बाद हम क्लासीफाई कहाँ पर करते हैं, लेजर में। समराइजिंग में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। और एनालाइज में हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ते हैं उसको समझने के लिए। और कम्युनिकेटिंग में जो डिफरेंट यूज़र्स मैंने अभी आपको बताए, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको हम ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर देते हैं। सो अकाउंटिंग में सारे के सारे 7 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। बट जो आपकी बुक कीपिंग है, मतलब कि जो आपकी लेजर तक की है, यहाँ तक के जो फर्स्ट 4 स्टेप हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट 4 स्टेप्स को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। मतलब कि सारे के सारे 7 स्टेप को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। बट अगर हम सिर्फ फर्स्ट 4 स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं तब हम उसे बोलते हैं बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग आपका किस टाइप का फंक्शन है, बुक कीपिंग है आपका प्राइमरी फंक्शन। जैसे कि आपके स्कूल में होता है ना कि प्राइमरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस, ऐसी क्योंकि ये पहले 4 फंक्शन है। जैसे आप पहले फर्स्ट में जाते हो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो लास्ट की क्लासेस होती हैं उनको हम सेकेंडरी क्लासेस बोलते हैं, फिर उससे आगे सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। सो अकाउंटिंग क्या है, हमारा सेकेंडरी फंक्शन। और जो बुक कीपिंग होती है, मतलब कि जो फर्स्ट 4 स्टेप है, इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मेन मोटिव होता है कि सिर्फ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्योंकि आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको मनी टर्म्स में मेज़र कर रहे हो, फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, और फिर उसको क्लासीफाई कर रहे हो। सो इनका मेन मोटो क्या रहता है, इनका मेन मोटो रहता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। बट जो लास्ट के 3 स्टेप हैं, इनका मेन मोटो क्या है, इनका मेन मोटो है कि नेट रिजल्ट आइडेंटिफाई करना, कि किस कंपनी ने कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न किया, हमारे इस साल के रिजल्ट क्या रहे। और जो बुक कीपिंग है वो शुरू कहाँ से होती है, फर्स्ट स्टेप से। और जर्नली हम क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, जर्नली हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहाँ से हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है। ये सिर्फ हम डिस्टिंग्विश के लिए करते हैं, मतलब कि जो बुक कीपिंग है उसके ख़त्म होने के बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। बट अकाउंटिंग में बुक कीपिंग ऑलरेडी इंक्लूड है। सो आप नेक्स्ट डिफरेंस क्या कर सकते हो कि बुक कीपिंग शुरू होती है फर्स्ट स्टेप से, और अकाउंटिंग कब शुरू होती है, जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है। बट अकाउंटिंग में बुक कीपिंग ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है। बुक कीपिंग की होती है आपकी रूटीन नेचर की, क्योंकि आप सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन परफॉर्म करोगे। बट अकाउंटिंग क्या आपकी एनालिटिक और डायनेमिक नेचर की, क्योंकि एनालिटिक, क्योंकि यहाँ पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं हम डायनेमिक। अब क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन तो सेम बुक में कॉपी पेस्ट करनी है, बट जब आप उनकी समरी बनाओगे, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, उसमें बहुत हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए एनालिटिक और डायनेमिक नेचर का है। उसके बाद जो बुक कीपिंग है इसको परफॉर्म कौन करता है, इसको परफॉर्म करते हैं आपके जूनियर स्टाफ, जैसे कि जो आपके हो गए क्लर्क वगैरह हो गए। इसके अलावा जिसको मतलब थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है वो ये फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। बट जो सीनियर स्टाफ होता है वो लास्ट के 7 फंक्शन परफॉर्म करता है, और इसको मोस्टली परफॉर्म करते हैं जो आपके CA हो गए, CS हो गए, ICWA हो गए। और ये कौन होते हैं, ये मैंने आपको करियर ऑप्शन आफ्टर 12th उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। और इसको परफॉर्म करने के लिए बुक कीपिंग अगर आपको करनी है तो सिर्फ आपको अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन हुई, थोड़ी बहुत भी नॉलेज हुई, तो आप सिंपली बुक कीपिंग कर सकते हो। बट जो आपकी ये लास्ट के 3 फंक्शन है, जो अकाउंटिंग होती है, उसको करने के लिए आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एनालिसिस करना पड़ता है, आपको डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। सो इसलिए यहाँ पर हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होती है। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, बुक कीपिंग होते हैं आपके फर्स्ट 4 स्टेप, और अकाउंटिंग मोस्टली जनरली हम बोलते हैं कि 5th स्टेप से शुरू होती है। बट अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जो फर्स्ट स्टेप से शुरू और 7th स्टेप तक कंटिन्यू रहता है। बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है, बुक कीपिंग का स्कोप आपका नैरो होता है। नैरो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 फंक्शन इन्वॉल्व है। और जो आपकी अकाउंटिंग है इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप वाइडर है। वाइडर होने का मतलब कि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है। सो अब बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है, अब तक आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में भी बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं। सो उनमें क्या डिफरेंस होता है अब हम ये देख लेते हैं।
मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग में 7 स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग। और अकाउंटेंसी के होते हैं, अब काफ़ी बच्चे इन दोनों को सेम कंसीडर करते हैं, बट इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इसमें वो 7 के 7 स्टेप होते हैं, और जो आपकी अकाउंटेंसी होती है इसमें क्या होते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल जो कि हमें फॉलो करने हैं जब हम ये 7 स्टेप परफॉर्म करेंगे। मतलब कि जब आप जर्नल प्रिपेयर करोगे तब आपको क्या रूल परफॉर्म करने हैं, जब आप लेजर में रिकॉर्ड करोगे तब क्या रूल, क्या कंसेप्ट, क्या प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। सो उसको बोलते हैं हम अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी में क्या थ्योरी मतलब क्या प्रिंसिपल हमें यूज़ करने हैं जब हम ये 7 स्टेप परफॉर्म करेंगे तो हम उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। सो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल मतलब कि जब आप कोई काम प्रैक्टिकली में करोगे। और ये क्या होती है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी होती है इसकी नॉलेज, मतलब कि इन 7 स्टेप की नॉलेज, मतलब कि इसमें हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो वो होती है हमारी अकाउंटेंसी। सो फर्स्ट स्टेप ये था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेकंड डिफरेंस क्या है, इसका स्कोप बहुत नैरो होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें 7 फंक्शन आते हैं, बट इसका स्कोप वाइडर होता है। वाइडर क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये 7 स्टेप तो ऑलरेडी इंक्लूड ही हैं, इसके अलावा इसमें रूल्स, प्रिंसिपल ये सब भी आ जाते हैं। इसमें सिर्फ बुक कीपिंग है, इसमें बुक कीपिंग भी है और आपकी अकाउंटिंग भी है। सो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस था, होप सो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको सिंपली एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ जिससे आपको बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस था वो आपको समझ आ जाएगा। सो ये है आपका फर्स्ट सर्कल, और इसमें क्या आपकी, इसमें है आपकी बुक कीपिंग। उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो अपना सेकंड सर्कल, और इस सेकंड सर्कल में क्या है, इस सेकंड सर्कल में आएगी आपकी अकाउंटिंग। और इससे भी एक और बड़ा सर्कल है, वो क्या है आपकी, वो है आपकी अकाउंटेंसी। सो बुक कीपिंग में क्या था, पहले 4 फंक्शन, अकाउंटिंग में क्या है टोटल 7 फंक्शन, और अकाउंटेंसी में क्या है 7 फंक्शन प्लस रूल्स या नॉलेज या कंसेप्ट, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं आपकी अकाउंटेंसी में। सो अब तीनों टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस था मैंने आपको बहुत डीपली समझा दिया। इसको आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये होती है हमारी नॉलेज, मतलब इस नॉलेज की फाइनली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो स्टडी करते हैं हम अकाउंटिंग में। और उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या कंसेप्ट है, वो आता है हमारा अकाउंटेंसी में। अब काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो आर्ट है या साइंस है। आर्ट क्या होती है, आर्ट होती है आपकी कला। जैसे कि आर्ट में हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, ड्राइंग होगी आपकी, आपकी सिंगिंग होगी, इसके अलावा पेंटिंग, मतलब कोई ऐसी कला जिसको आप बार बार परफॉर्म कर कर उसको इम्प्रूव कर सकते हो और जिसका कुछ प्री डिफाइंड मोटिव होता है। जैसे कि आप डांस करते हो, डांस करने का आपका मोटिव क्या है, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपका मोरल बूस्ट होता है, आपको मतलब अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो आप खुश होना शुरू कर देते हो। सो आर्ट क्या होती है, आर्ट हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी है या ऐसी टेक्निक है जिसको हम परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम कुछ गोल अचीव कर लेते हैं। सो उसको बोलते हैं हम आर्ट। और साइंस क्या होती है, साइंस होती है हमारी एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि एक ऐसा सागर जिसमें बहुत सारे क्या हों आपके प्रिंसिपल्स हों, इसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट हों। जैसे कि आपने क्लास 10 तक देखा, आपने डिफरेंट ऑथर्स के पढ़े होंगे, न्यूटन्स के रूल पढ़े होंगे आपने, और इसके अलावा बहुत सारे रूल्स आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पढ़े होंगे। सो साइंस की होती है, साइंस एक वो ऐसी टर्म है, मतलब एक ऐसा सागर है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, और जिसको आप जहाँ मर्जी इम्प्लीमेंट करो आपके रिजल्ट सेम आएंगे। मतलब कि आर्ट की होती है एक ऐसी टेक्निक जिसको परफॉर्म करने से आप कुछ रिजल्ट अचीव कर सकते हो। साइंस क्या है, साइंस एक ऐसी प्रिंसिपल है, मतलब एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ऐसा समंदर है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन है, अगर जिसको आप फॉलो करोगे आप उसको मतलब सिस्टेमेटिकली परफॉर्म कर सकते हो। सो अब क्वेश्चन आता है कि सर अकाउंटिंग आर्ट है
या अकाउंटिंग साइंस है। सो अकाउंटिंग आपकी आर्ट भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन, जैसे आप सबसे पहले एक्टिविटी देखोगे, फिर उसको मेज़र करोगे, रिकॉर्ड करोगे, जर्नल प्रिपेयर करोगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में आकर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हो और बैलेंस शीट बना लेते हो। सो ये आपने जो अकाउंटिंग का प्रोसेस थे क्यों परफॉर्म किया? ताकि आप ये सब ड्रॉ कर सको और इसे कम्युनिकेट कर सको। इसलिए अकाउंटिंग क्या हुई हमारी? अकाउंटिंग एक आर्ट हुई, क्योंकि आपका प्रायर मोटिव क्या था? आपका प्रायर मोटिव था कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करो, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करो और इसे कम्युनिकेट कर दो डिफरेंट यूज़र को। आपने एक गोल था आपके माइंड में जो आपने अचीव कर लिया। और साइंस क्यों है ये? साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ोगे आप, बहुत सारे कन्वेंशन पढ़ोगे और बहुत सारे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्म करोगे। इसमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब कि बहुत सारे कंसेप्ट, प्रिंसिपल हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइंस। अकाउंटिंग आपकी आर्ट भी है, ये आपकी साइंस भी है। हमने देख लिया कि अकाउंटिंग का नेचर क्या है। अब हम कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की कितनी सब डिविजन्स हैं। जैसे कि आपने क्लास 8th 9th 10th में देखा था कि आपने पूरी की पूरी साइंस को कितने भागों में डिवाइड कर दिया था? आपने डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ऐसे ही पूरी की पूरी अकाउंटिंग को डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है। अब वो सारी की सारी डिवीज़न क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट डिवीज़न क्या है हमारी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस टाइप की अकाउंटिंग है? इस अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हर चीज़ का। और किस लिए मेंटेन करते हैं? ताकि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें और हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी वो अकाउंटिंग है, मतलब ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसका मेन मोटो क्या है? जिसका मेन मोटो है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाओ। और किस लिए? ताकि हम प्रॉफिट और लॉस बना सकें, अपनी बैलेंस शीट बना सकें और फिर इसको क्या कर सकें? हम इसको कर सकें हम कम्युनिकेट। ये होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब दूसरी होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी वो अकाउंटिंग है जिसका मेन मोटो क्या है? कॉस्ट कैलकुलेट करना। कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हम कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह आपको सर्विस ऑफर करते हैं और जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। अब इस प्रोडक्ट को जो हमने मैन्युफैक्चर किया या जो हम पेशेंट को सर्व कर रहे हैं हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, हम अपना प्राइस कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये सब किससे कैलकुलेट करते हैं? हम ये कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में। और आप क्लास 11th में स्टडी करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि जो आपकी क्लास 11th की है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप अपने कॉलेज लेवल पे स्टडी करोगे या अगर आप CA CS ये सब करोगे तब आप इसको वहाँ पर पढ़ोगे। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली इन दोनों अकाउंटिंग को मिक्स करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमने प्रिपेयर किया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरेट हुई और जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरेट हुई, उसके बिहाफ पे क्या होती है? डिसीजन मेकिंग। अब आपको पता है बिजनेस में डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हम कितने कस्टमर को सर्व करेंगे, किस प्राइस पे सर्व करेंगे, किस एरिया में सर्व करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करेंगे या कहीं से आउटसोर्स करेंगे, मतलब किसी और से बनवाएंगे। ये सारे के सारे डिसीजन किस अकाउंटिंग की मदद से लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से। और उसके बाद आती है हमारी टैक्स अकाउंटिंग। अब आपने काफ़ी सारे टैक्स सुने होंगे, जैसे कि आपने सुन रखा होगा एक तो नॉर्मल इनकम टैक्स की इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। इसके अलावा आपने सुना होगा GST। डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं। अब इन टैक्सेस को मैनेज करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हमने एक सेपरेट ब्रांच प्रिपेयर कर रखी है अकाउंटिंग की और उस अकाउंटिंग का नेम क्या? टैक्स अकाउंटिंग। इसका मेन मोटो क्या होता है? टैक्स कैलकुलेट करना कि हमें कितना टैक्स पे करना है, हमें कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी है, कितनी एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। ये सब हम किस अकाउंटिंग की मदद से कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं हम टैक्स अकाउंटिंग की मदद से। उसके बाद आती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या आता है? अब आपने देखा होगा जो आपका बिजनेस होता है वो कहाँ पर ऑपरेट कर रहा होता है? वो ऑपरेट कर रहा होता है आपकी सोसाइटी में। सोसाइटी मतलब समाज में। अब वो सोसाइटी से डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज करो ये रहा आपका बिजनेस
और ये रही आपकी सोसाइटी। अभी के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल प्रिपेयर कर देता हूँ आपके लिए। बिजनेस क्या यूज़ कर रहा है सोसाइटी से, ये लेकर आ रहा है रॉ मटेरियल, इसके अलावा ये लेकर आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के होते हैं जो एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं। अब ये सारे के सारे मिलते तो समाज में है, मतलब सोसाइटी में ही ये सारे के सारे रिसोर्सेज। अब जो ये रिसोर्सेज सोसाइटी से यूज़ कर रहे हैं, अब इसके बदले में बिजनेस की कुछ एक ओब्लिगेशन हो जाती है कि वो सोसाइटी पे कुछ तो खर्चा करे, मतलब उसकी इम्प्रूवमेंट में कुछ खर्चा करे या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करे इंडिविजुअल का। सो ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब तो कंपनीज एक्ट में एक सेपरेट प्रोविज़न आया कि पिछले 3 साल का जो 2% प्रॉफिट होगा, मतलब कि जो पिछले 3 साल में आपने प्रॉफिट अर्न किए होंगे उसका 2% सोसाइटी पे खर्चा करना पड़ता है। अब इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग की एक सेपरेट ब्रांच प्रिपेयर करी गई जिसका नेम क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो क्या देखती है कि जो सोसाइटी पे बिजनेस खर्चा करेगा उस पर कितना खर्चा करना है, कितना उसने कर दिया, कहाँ पर खर्चा किया है। सो ये सारी की सारी मैनेजमेंट कौन करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस थी ये हमने देख लिया। अब मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग में होते हैं हमारे पास 7 फंक्शन, और उन 7 फंक्शन से हमारी किस किस टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। मैंने आपको बताया था कैश फ्लो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। अब उस इन्फॉर्मेशन जो हमने इन्फॉर्मेशन जनरेट करी उसकी भी तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप कुछ भी बेकार सी इन्फॉर्मेशन जनरेट करके यूज़र को कम्युनिकेट कर दोगे। अब जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, सो अब हम वो देख लेते हैं। अब अकाउंटिंग क्या है हमारा, अकाउंटिंग है हमारा एक प्रोसेस, और प्रोसेस में कितने स्टेप हैं, 7 स्टेप। अब उनसे क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। किस फॉर्म में वो होगी जनरेट, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्म में, आपकी बैलेंस शीट की फॉर्म में और कैश फ्लो की फॉर्म में अगर कंपनी का केस हुआ। सो अब जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई उसके भी तो कुछ फीचर्स होंगे ना, मतलब कि कुछ तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होने चाहिए तभी वो यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल होगी। अब हम देखेंगे कि जो ये इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सो हमारे पास 4 फीचर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज़ रिलायबल या रिलायबिलिटी। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलायबल या रिलायबिलिटी कब बोलेंगे, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वास, जिस पे आप विश्वास कर सको, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। अब आप किसी भी इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट कब करोगे, या तो जब आप उसको वेरीफाई कर सको कि मतलब आपको कुछ ऐसा सबूत दें वो कि जहाँ से आप उसको मैच कर सको कि इसने कुछ भी धोखाधड़ी नहीं की, इसने कुछ भी नहीं किया, या वो बायसनेस से फ्री हो। बायसनेस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। जैसे कि किसी के फेवर में आप ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, किसी के फेवर में आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। सो ऐसा कुछ भी ना हो, वो बायसनेस या पक्षपात से बिल्कुल फ्री हो। थर्ड, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी मटेरियल एरर नो, मतलब कि आपने कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दी, कोई रिकॉर्ड करनी थी जर्नल में आप उसे कर बैठे हो, सेल्स रिटर्न बुक में। सो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किसी भी टाइप का एरर ना कमिट की हो, और वो फेथफुल हो। फेथफुल मतलब कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, और वो आपकी क्या हो, वो आपकी न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब कि ना वो किसी के अगेंस्ट जाए ना किसी का फेवर करे। सो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलायबिलिटी की सेंस में कब रखोगे, जब आप उसको वेरीफाई कर सको, जब वो बायसनेस से फ्री, मतलब किसी का भी पक्षपात ना करे, जब उसमें किसी भी टाइप का मटेरियल एरर नो, वो आपकी फेथफुल हो या न्यूट्रल हो। सो ये था हमारा रिलायबिलिटी का फीचर। अब सेकंड फीचर है हमारा रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लायक हो, मतलब कि जो हमने इन्फॉर्मेशन जनरेट करी P&L और बैलेंस शीट में, इसमें सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि फालतू की कबाड़ इन्फॉर्मेशन कुछ भी ना हो, जो आपके लायक है, जो आपके यूज़ के लायक है, सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही हो। इसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कुछ भी ना हो, मतलब कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो कुछ ना हो। अब इसके अलावा रिलेवेंस आप कैसे चेक कर सकते हो कि जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको टाइम पे मिले। अब जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर कोई बोले कि आपको 1 साल बाद मिलेगी, सो वो आपके लिए रिलेवेंट ही नहीं होगी। और वो आपके लिए रिलेवेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि कोई डाटा अगर आज आपको चाहिए, अगर कोई बोले आपको वो आपको मैं 10 साल बाद दूंगा, तो वो तो वैसे ही यूजलेस है। सो रिलेवेंस आप कैसे चेक कर सकते हो किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, कि वो एक तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नो, और वो आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिले। अब अकाउंटेंट को बहुत वाइजली डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जो हमने अभी देखे, और डिफरेंट यूज़र्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है।
अब कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो एक यूज़र के लिए बेनिफिशियल है वो दूसरे यूज़र के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी। सो अब अकाउंटेंट को वाइजली डिसाइड करना पड़ता है कि उसे क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शो करनी है, क्या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इग्नोर करनी है। क्योंकि सपोज करो अगर जो हमारा अकाउंटेंट है वो क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत डिटेल में जाकर शो कर देता है। अब इसका बेनिफिट कौन ले सकता है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। सो कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। सो सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही हो, मतलब उतनी इन्फॉर्मेशन हो जिससे आप अपने डिसीजन ले सको। फोर्थ फीचर इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको आप समझ सको। सिंपल होनी चाहिए, कोई मतलब उससे साइंटिफिक लैंग्वेज ना हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। लॉजिकल हो, मतलब कि ऐसे ही नहीं कुछ भी आप फालतू इन्फॉर्मेशन दो, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो अगर वो हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाले बंदे के काम ना है, मतलब कि वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड ना कर सकता, तब आप क्या करो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे दो कि उस जैसे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसके पीछे जो, जैसे आपने देखा होगा आपके एग्जाम में भी स्टार लगाकर कुछ क्वेश्चन मार्क लिखे होते हैं ना नीचे कि इस इन्फॉर्मेशन में ये है। आपने टिकट्स वगैरह पे भी देखा होगा, टिकट्स वगैरह पे पीछे की साइड लिखा होता है बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में। ऐसे ही आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे दो ताकि अगर कोई बंदे को समझने में दिक्कत आ रही है वो इनको रेफ़र कर ले। सो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। फोर्थ फीचर क्या है, कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसको आप एक दूसरे से कंपेयर कर सको। सो आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि जो आपके यूज़र हैं वो कंपैरिजन कर सके। कंपैरिजन कैसे हो सकता है, या तो आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हो। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दो फर्म के बीच में कंपैरिजन। जैसे कि आप कर रहे हो टाटा के बीच में, जो टाटा स्टील, टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो ये होता है इंटर। और अगर आप एक ही फर्म के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तब वो होता है इंट्रा। इंट्रा में जैसे कि सपोज करो आप सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के डिफरेंट सेगमेंट में क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। जैसे कि रिलायंस की भी तो डिफरेंट है, रिलायंस के पेट्रोल पंप है, रिलायंस का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। सो उन दोनों के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब उसे बोलते हैं इंट्रा। इसको आप सिंपली एक और एग्जांपल से कैसे समझ सकते हो, इंटर में जैसे कि आप अपने मार्क्स कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि राम है और हमारा श्याम है। सो ये दोनों अपने मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तब ये होगा इंटर फर्म कंपैरिजन। और दूसरा होता है हमारा इंट्रा। इंट्रा में क्या होगा, जब राम अकेला अपने साइंस के मार्क्स अपने मैथ्स के मार्क्स से कंपेयर कर रहा है, मतलब कि अकेला अब कितना बंदा है, सिर्फ राम, और वो अपने साइंस के मार्क्स अपने मैथ्स के मार्क्स से कंपेयर कर रहा है, तब इसे बोलते हैं इंट्रा। सो कंपैरेबिलिटी में क्या, इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कंपैरिजन हो सके। जैसे कि अगर आपने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करी है, मतलब जिसमें इस साल के प्रॉफिट और लॉस है, इस साल की बैलेंस शीट है, उसमें पिछले साल का भी कुछ रिलेवेंट डाटा इंक्लूड हो। सो ये थे हमारे 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो हमने कंप्लीट कर लिया। सो अब अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। और मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट चैप्टर कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। आपने भी देखा होगा इस चैप्टर में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आई थी जैसे क्रेडिटर, डेटर, ये आपको हो सकता है अभी समझ ना आए हो। सो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।